जब हम पैदा हुए हमारे शरीर में कितनी हड्डियां थी? बड़ा होने तक वो कम हुई या ज्यादा? स्प्रेन और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है? लिगामेंट और टेंडन में डिफरेंस क्या है? अगर हॉस्पिटल के बाहर किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या रहेगी? ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम को समझते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, मस्कुलो एंड स्केलेटन, यानी इसमें मसल्स भी आती हैं और स्केलेटन जो कि हमारा बोन से बना हुआ है वो भी इंक्लूडेड है। जब हम पैदा हुए हमारे पास 300 बोन्स थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए कुछ हड्डियां आपस में जुड़ गई और एडल्ट होने तक हमारे पास 206 बोन्स रह गई। हमारा ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एक्सियल स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। जो एक्सियल स्केलेटन है बिल्कुल हमारी बॉडी के सेंटर का, यानी जिसमें स्कल है, नेक है, सामने की रिब्स हैं और बैक साइड से वर्टिब्रास यानी जो रीढ़ की हड्डी है। दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि हम अपनी मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारी लेग्स हैं, आर्म्स हैं, और इसमें साथ में हमारा शोल्डर और पेल्विक ग्रिडल भी आएगा। हमारे स्केलेटन के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की शेप और ढांचा, जिससे आप बोलते हैं, वो बना हुआ है। इसके अलावा ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। वाइटल ऑर्गन्स यानी हमारे शरीर के जो बहुत जरूरी हिस्से हैं, जैसे कि जो हमारी स्कल है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रास है, वो हमारी स्पाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारी रिब्स हैं ये हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम का काम यही है कि हमारे शरीर के बहुत जरूरी अंग वाइटल ऑर्गन्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा हम मूव कर पाते हैं ज्वाइंट्स की वजह से, और जो ज्वाइंट्स बने हुए हैं वो हमारे बोन्स की वजह से ही बने हुए हैं। तो मूवमेंट भी इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा जो हड्डियां हैं उनमें हमारे सभी तरह के ब्लड सेल्स, 3 तरह के ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तीनों तरह के सेल जो बनते हैं हमारी बॉडी में वो हमारी बोन्स में ही बनते हैं। बोन में बोन मैरो है और बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं। उन स्टेम सेल्स का फंक्शन है कि हमारे अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को बनाना। एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें, जो हमारे बिल्कुल सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है, उसमें 80 बोन्स हैं, जिसमें कि स्कल आ रही है, थोरैक्स आ रहा है, साथ में वर्टिब्रास आ रहे हैं। स्कल, थोरैक्स एंड वर्टिब्रास, रीढ़ की हड्डी। जो पेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें टोटल 126 हड्डियां हैं। इसमें हमारा शोल्डर आता है, पेल्विस आता है, इसके अलावा अपर एक्सट्रीमिटीज यानी आर्म्स एज वेल एज लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारे फीट भी आएंगे, टोज भी आएंगे, लेग्स भी आएंगे। जो शोल्डर बना हुआ है ये 2 हड्डियों को मिला के बना है, क्लेविकल एंड स्कैपुला। इस इमेज में जो रेड कलर की है ये क्लेविकल है और जो पीछे की तरफ आपको ग्रीन कलर की दिख रही है ये स्कैपुला है। दोनों हड्डियां आपस में मिलकर शोल्डर, हमारा शोल्डर बना रही है। अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारी आर्म्स आएंगी, आर्म्स के साथ हैंड आएंगे, हैंड के साथ जो फिंगर्स में बोन है ये सारी इंक्लूडेड है। पेल्विस, पेल्विस के नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज में लेग्स, फीट और टोज यानी पैर की उंगलियां भी आएंगी। नेक्स्ट, ज्वाइंट्स क्या है? जब भी 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उस पॉइंट को हम ज्वाइंट बोलते हैं। ज्वाइंट्स आर बोन एंड्स दैट फिट इनटू ईच अदर। जब हड्डी एक जगह पे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है उसे हम ज्वाइंट्स बोलते हैं। ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में 3 तरह के हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। अब जो इमोबाइल है या इमूवेबल ज्वाइंट्स है, इनका मतलब है ये ज्वाइंट्स मूव नहीं कर सकते। जैसे हमारी स्कल है, स्कल की जो बोन्स है वो जरा भी नहीं हिल सकती, तो इमूवेबल ज्वाइंट्स में आएंगे। स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, जैसे कि हमारी स्पाइन है, वो पूरी तरह से नहीं मुड़ सकती लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती है, तो उसे हम स्लाइटली मूवेबल में लेते हैं। फ्रीली मूवेबल, जैसे कि हमारी नेक है, नेक को हम अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकते हैं, तो ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट का टाइप है। इसमें 2 तरह के ज्वाइंट्स आते हैं जो ज्यादातर कॉमन है, हिंज ज्वाइंट एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपका शोल्डर ज्वाइंट भी है। इसके अलावा जो हिप ज्वाइंट है वो भी हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इसका मतलब क्या है बॉल एंड सॉकेट का? एक हड्डी जो होगी वो इस तरह से बॉल शेप की होगी और दूसरी सॉकेट की शेप की, यानी इस तरह से कैविटी की शेप की होगी। एक बोन दूसरी बोन में फिक्स हुई होगी इस तरह से। जैसे अगर हम हिप ज्वाइंट का एग्जांपल लें तो जो हमारी फीमर है वो हमारे पेल्विस के एसिटाबुलम में फिक्स होती है, तो ये हमारा बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है। इसी तरह से शोल्डर भी है, हिंज ज्वाइंट।
हिंज का मतलब क्या है, ये हमारे डोर्स में भी यूज होता है हिंज। उसी तरह से जैसे अगर हम अपनी लेग्स को ले लें या आर्म्स को ले लें, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। आर्म्स को आप पीछे की तरफ पूरी तरह से नहीं मोड़ सकते, यानी एल्बो के पास से पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते, उसे आप बोलेंगे हिंज ज्वाइंट। जैसे डोर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, वैसे ही हमारे कुछ ज्वाइंट्स, लेग्स और आर्म्स हो गया, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे हिंज ज्वाइंट। नेक्स्ट, लिगामेंट और टेंडन में डिफरेंस क्या है। अब जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो टेंडन है वो हमारी मसल्स को हमारी बोन से कनेक्ट करते हैं, यानी मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला टेंडन है। और जो लिगामेंट है वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, यानी बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट है। इस इमेज में ये टेंडन है और इसमें ये बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है, ये लिगामेंट है। फ्रैक्चर किसे बोलते हैं, अगर बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, यानी अगर बोन बीच में से टूट जाए, उसे आप बोलेंगे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर दो तरह का हो सकता है, क्लोज एंड ओपन। अब क्लोज एंड ओपन में, जो क्लोज नाम से ही क्लियर है, क्लोज इंजरी है, यानी अभी अंदर हड्डी टूट चुकी है लेकिन बाहर से स्किन इंटैक्ट है, स्किन फ्रैक्चर नहीं हुई है, स्किन ब्रेक नहीं हुई है, उसे हम क्लोज इंजरी बोल सकते हैं। क्लोज, अगर हड्डी टूटी है तो क्लोज फ्रैक्चर बोल सकते हैं। ओपन इंजरी, जिसमें स्किन बाहर से अलग हो गई है, ब्रेक हो गई है और आपको हड्डी दिखाई दे रही है टूटी हुई, उसे आप बोलेंगे ओपन इंजरी या ओपन फ्रैक्चर। नेक्स्ट, डिसलोकेशंस। डिसलोकेशन का क्या मतलब है, अगर हड्डी अपनी जगह से हिली है, यानी जैसे हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा इस तरह से। इस केस में अगर एक हड्डी अपनी जगह से बाहर निकल रही है, अपनी अभी टूटी नहीं है लेकिन अपनी जगह से थोड़ी हिल गई है, उसे हम बोलेंगे डिसलोकेशन। इस इमेज में आप जैसे देख सकते हैं, ये नॉर्मल हमारा शोल्डर है और इस केस में एंटीरियर डिसलोकेशन, यानी आगे की तरफ अपनी जगह से खिसक के आगे की तरफ आ गई। अगर पीछे की तरफ जाएगी तो उसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का क्या मतलब है, अगर हड्डी अपनी जगह से हिल रही है, अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। इंजरी इन विच अ बोन इज मूव्ड आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन इन अ जॉइंट एंड रिमेन्स। डिसलोकेशंस में अब टीयरिंग ऑफ लिगामेंट भी हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू भी इंजर्ड हो सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा मसल्स जो हैं या जो टेंडन है, लिगामेंट है, वो स्ट्रेच हो जाए। इसके अलावा जो ज्यादा कॉमन एरिया है जहां पे डिसलोकेशंस पॉसिबल हैं या होती हैं, शोल्डर, एल्बो, फिंगर, हिप्स एंड एंकल, ये ज्यादातर इफेक्ट होने वाले जॉइंट्स हैं। अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स जैसे कि फ्रैक्चर में देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसे ही आपको डिसलोकेशन में भी देखने को मिलेंगे। पर्सन को पेन होगा, स्वेलिंग होगी, तो आसानी से अपनी जो एक्सट्रीमिटी है उसको मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेन। स्प्रेन क्या है, अगर लिगामेंट में इंजरी हो रही है। अब लिगामेंट क्या था, लिगामेंट हमारी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करता है, बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है वो लिगामेंट है। तो लिगामेंट में इंजरी हो रही है तो उसे हम बोलेंगे स्प्रेन। अगर टेंडन में इंजरी हो रही है उसे हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो स्प्रेन होने के ज्यादातर चांसेस कहाँ है, जहां पे जॉइंट्स है, जहां पे हमारी हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, जहां पे लिगामेंट प्रेजेंट है वहां पे स्प्रेन होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन जब टेंडन में इंजरी हो रही है। अब टेंडन क्या था, जो हमारी मसल को बोन से कनेक्ट करता है, तो मसल में अगर इंजरी हो रही है तब भी हम उसे स्ट्रेन बोलेंगे, अगर टेंडन में इंजरी हो रही है तब भी उसे हम स्ट्रेन बोलेंगे। अब जब किसी भी पर्सन को इंजरी हो रही है उस केस में डिसलोकेशन भी हो सकती है, यानी हड्डी जो है अपनी जगह से हिल सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, हड्डी टूट सकती है, स्ट्रेन भी हो सकता है और स्प्रेन भी हो सकता है। अब इस केस में साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, डिफॉर्मिटी और एंगुलेशन। डिफॉर्मिटी यानी कि या तो हड्डी टूट रही है जिस वजह से जो पर्सन है अपनी उस एक्सट्रीमिटी को या बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर पा रहा है। एंगुलेशन, एंगुलेशन का क्या मतलब है, एंगुलेशन का मतलब है कि किसी एंगल पे जो हमारी हड्डी है मुड़ गई है। अब अगर आप एज एन एग्जांपल लें, अगर किसी शोल्डर में इंजरी हुई है तो शोल्डर इंजरी में आपको देखने को मिल सकता है कि उसकी जो आर्म होगी वो एक अलग से एंगल में, नॉर्मल एंगल नहीं रहेगा, एक अलग एंगल में मुड़ी हुई देखने को मिल सकती है। और इसको कंपेयर करने के लिए आप जो नॉर्मल अपोजिट लिम्ब है, दूसरी आर्म है, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम पैल्पेट करेंगे, यानी उस हिस्से को दबाएंगे या मूवमेंट के लिए बोलेंगे, आर्म में इंजरी है, आर्म की मूवमेंट के लिए बोल रहे हैं, उस टाइम पे उस पर्सन को पेन होगा और टेंडरनेस। टेंडरनेस यानी कि जब भी मूवमेंट होगी या जब हम पैल्पेट कर रहे हैं, पैल्पेट करने के बाद छोड़ रहे हैं, उस टाइम पे उसको पेन होगा। इसके अलावा क्रेपिटस। क्रेपिटस क्या है, क्रेपिटस एक एबनॉर्मल साउंड है और ये साउंड कब बनती है, जब भी किन्हीं दो हड्डियों की, जो हड्डियां टूटी हुई हैं उनके जो एंड हैं वो आपस में रब हो रहे हैं, उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे आप बोलेंगे क्रेपिटस। अगर इस तरह का कुछ हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो आपको
सुनाई दे सकती है। इसके अलावा उस एरिया में स्वेलिंग होगी, ब्रूजिंग, डिस्कलरेशन, जैसे इस इमेज में आपको देखने को मिल रहा है, आर्म में चोट लगी है, उस वजह से ब्रूजिंग और डिस्कलरेशन हुई है। बोन के एंड जो है वो एक्सपोज हो सकते हैं, स्किन को अगर स्किन ब्रेक हो रही है तो वहां से बाहर निकल सकते हैं। जॉइंट लॉक हो सकते हैं किसी एक पोजीशन में इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी मोटर एबिलिटी कम हो जाएगी, अपनी एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा नंबनेस यानी कि उसके हाथ पैर, अगर आर्म में चोट लगी है तो हाथ सुन देखने को मिलेगी, उसकी वो एक्सट्रीमिटी आर्म सुन हो सकती है, या फिर पैर, टांगे, लेग्स उसकी सुन हो सकती हैं। इसके अलावा पैरालिसिस यानी वो उस एरिया को, उस लेग को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है उस एरिया में या तो ब्लड सप्लाई नहीं है या तो नर्व सप्लाई जो है वो डैमेज हुई है। इट में अकर डिस्टल टू साइट ऑफ द इंजरी, डिस्टल यानी दूर। अगर किसी की अपर आर्म में चोट लगी है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो उसके आगे वाला पार्ट है, आगे वाला हिस्सा है, उसमें नंबनेस होगी या फिर पैरालिसिस हो सकती है। क्यों होगी? किसी ब्लड वेसल के दब जाने की वजह से ब्लड सप्लाई रेगुलेट नहीं हो, जो या फिर नर्व जो है वो इंजर्ड हो सकती है। बाय बोन प्रेसिंग ऑन अ नर्व, हो सकता है कोई बोन जो है वो प्रेस कर रही है हमारी किसी नर्व को। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन, कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन वही है जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, डिस्टल टू इंजरी, यानी इसमें आप देख सकते हैं, इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ये आर्म की इमेज है, आर्म में फ्रैक्चर हुआ है ह्यूमरस में, ह्यूमरस हमारी ऊपर वाली आर्म में, अपर आर्म में हड्डी होती है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। अब वहां के नियर बाई एक आर्टरी जो है वो निकलती है, ब्रेकियल आर्टरी, जो हमारी फर्दर आर्म को ब्लड सप्लाई देती है। लेकिन अगर ये हड्डी टूट गई और इसने हमारी इस आर्टरी को कंप्रेस कर दिया, जिस वजह से ब्लड अब आगे नहीं जा पा रहा है, उस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले स्किन कलर चेंजेस आएंगे, क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा है, उस वजह से पहले उसके आगे की आर्म जो है या तो व्हाइट होने लगेगी, पेल होने लगेगी। उसके बाद अगर ब्लड सप्लाई बहुत टाइम के लिए रुकी हुई है तो नीली पड़ सकती है। इसके अलावा टेम्परेचर, अब ब्लड सप्लाई नहीं है तो वो आगे की एक्सट्रीमिटी ठंडी फील होगी आपको। इसके अलावा पल्स कम फील होगी, और कैपिलरी रिफिल का मतलब है कि अगर आप उस पर्सन के नेल को प्रेस कर रहे हो, प्रेस करने के बाद छोड़ रहे हो, जब आपने प्रेस किया तो ब्लड सप्लाई थोड़े टाइम के लिए रुक गया, और छोड़ने के बाद वो ब्लड सप्लाई बिल्कुल वापस आनी चाहिए, उसका कलर पहले जैसा पिंक होना चाहिए। लेकिन अगर पिंक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो बढ़ गया है और इंजरी हुई है, या फिर कोई ब्लड वेसल जो है वो प्रेस हो गई। अब इन पेशेंट्स में कभी भी हमने इंटेंशनली क्रेपिटस इंड्यूस नहीं करवानी है, इस वजह से फर्दर इंजरी और ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, यानी उस जॉइंट के नजदीक, उस बोन के नजदीक जो भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, वो भी फर्दर इंजर हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें स्प्लिंटिंग करनी पड़ेगी। जब तक हम उस पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा देते, हमने उस एरिया को इमोबिलाइज करना है। वो एरिया हिलना नहीं चाहिए, उसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि फर्दर और ज्यादा इंजरी ना हो। तो स्प्लिंट क्या है? स्प्लिंट एक डिवाइस है, जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? स्टेबलाइज करना, यानी इमोबिलाइज करना। स्टेबल कर रहे हैं आप पेशेंट को, इस एरिया को आपने मूवमेंट नहीं करने देनी है, उसके लिए आप स्प्लिंट अप्लाई करेंगे। तो इस साथ साथ में पेशेंट की पेन भी कम करेगा, स्वेलिंग को भी रिड्यूस करेगा, और जो डिफॉर्म्ड बॉडी पार्ट है उसको स्टेबलाइज भी कर देगा। स्प्लिंटिंग ज्यादा इफेक्टिव हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर किसी की फिंगर्स में एक इंजरी हुई है तो आपने उसके साथ में उसके रिस्ट को, यानी नियर बाई उसका ज्वाइंट जो है उसको भी मोबिलाइज। स्प्लिंटिंग के रीजन क्या क्या हो सकते हैं और बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? एक हो गया कि हमने उस पेशेंट का, पर्सन के उस एरिया को इमोबाइल करना है। दूसरा, पेशेंट की पेन कम हो रही है, उसकी सफरिंग्स कम हो रही है। इसके साथ साथ हम उसके सॉफ्ट टिश्यूज में इंजरी होने से भी बचा रहे हैं, जैसे कि नर्व्स में, आर्टरीज में, वेन्स में और मसल्स में। स्प्लिंट लगाने से एक फायदा ये भी होगा कि अगर क्लोज फ्रैक्चर है जिसमें स्किन नहीं टूटी है, वो एरिया आपने इमोबिलाइज कर दिया, उस वजह से वो कन्वर्ट नहीं होगा ओपन फ्रैक्चर में। यानी अगर वो हड्डी अब जो टूट चुकी है, हिल नहीं रही है, अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करेगी, तो स्किन रप्चर नहीं होगी और ओपन फ्रैक्चर नहीं होगा, वो क्लोज्ड ही रहेगा। ब्लड लॉस भी मिनिमाइज होगा, साथ में आप उस पर्सन को शॉक से भी बचा सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्प्लिंट दो तरह के हैं, रिजिड स्प्लिंट एंड कन्फॉर्मिंग स्प्लिंट। जो रिजिड स्प्लिंट है ये हम ज्यादातर हमारी लॉन्ग बोन्स के लिए यूज करते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं। लॉन्ग बोन्स के लिए कोई रिजिड स्प्लिंट यूज होता है। रिजिड यानी कि हार्ड सब्जेक्ट, जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, और ये लॉन्ग बोन्स के लिए यूज किया जाएगा। और इस तरह का जो हार्ड सब्जेक्ट है, आइडियली वो अपनी शेप चेंज नहीं करता है। दूसरा, जो कन्फॉर्मिंग स्प्लिंट है,
ये हम अपने छोटी हड्डियों के लिए यूज करते हैं और ये मोल्ड हो सकता है, यानी ये अपनी शेप जो है अलग अलग एंगल्स में एक्सट्रीमिटीज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इसके अलावा ट्रैक्शन स्प्लिंट। ट्रैक्शन का मतलब है आप फोर्स लगा रहे हैं। जैसा आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, हमने स्प्लिंट लगाया हुआ है, स्प्लिंट के साथ साथ हमने ट्रैक्शन भी लगाई है, यानी हमने एक वेट यानी कि हमने एक फोर्स लगा के रखी है, वेट हैंग करके रखा है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सेकंड, स्लिंग एंड स्वर्थ। जैसे कि आप सेकंड इमेज में देख सकते हैं, इसमें आर्म को हैंग करने के लिए एक स्लिंग लगाया हुआ है। थर्ड, इम्प्रोवाइज्ड स्प्लिंट, जिसमें आप अगर आपके पास कोई भी स्प्लिंट प्रॉपर स्प्लिंट अवेलेबल नहीं है तो आप अवेलेबल चीजों का यूज करके, जैसे कि बुक है, कार्डबोर्ड है, पिल्लो है, ब्लैंकेट है, उसका यूज करके आप पेशेंट को स्प्लिंट लगा रहे हैं, जैसा कि थर्ड इमेज में दिखाया गया। स्प्लिंटिंग के रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले अब पेशेंट जो है वो थोड़ा डरा हुआ होता है, तो आपने उसको साथ साथ में कम्युनिकेट भी करना है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, और आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं, कितना टाइम में आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा दोगे, या स्प्लिंट लगाना है, स्लिंग लगाना है, किस तरह से क्या क्या करना है वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि उसकी एंग्जाइटी, फियर थोड़ा कम हो जाए। इसके अलावा साथ में इमोबिलाइज करने से पहले, सबसे पहले यानी स्प्लिंट लगाने से भी पहले आपको उस एरिया को एक्सपोज करना है, और अगर ब्लीडिंग हो रही है उसे कंट्रोल करना है। ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि आप जो भी हड्डी है उसको नहीं हिलाएंगे। अगर हड्डी अपनी जगह से फ्रैक्चर्ड बोन जो है हिल गई, उस वजह से स्किन रप्चर हो सकती है, फ्रैक्चर और ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो सबसे पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करें, उसके बाद उस एरिया को इमोबिलाइज करने के लिए स्प्लिंट या स्लिंग लगाएं। जो भी आपने क्लोथिंग रिमूव करनी है, कोशिश कीजिए कि कट करके ही रिमूव करें ताकि फर्दर इंजरी ना हो। इसके अलावा आपने पल्स, मोटर फंक्शन और सेंसेशन के लिए चेक करना है। अब इस केस में जैसे ही आप पर्सन के पास जा रहे हैं, आपने ब्लीडिंग के लिए कंट्रोल कर लिया। ब्लीडिंग कंट्रोल करने के बाद आपको उसकी पल्स चेक करनी है। पल्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ब्लड सप्लाई प्रॉपर चली हुई है। मोटर फंक्शन देखना है, वो उस आर्म की एरिया की मूवमेंट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या उसको सेंसेशन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप उसको टच कर रहे हैं तो वहां पे उसको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कभी भी जो भी प्रोट्रूडिंग बोन है, यानी जो हड्डी बाहर निकली हुई है, उसको वापस अपनी जगह पे नहीं रिप्लेस करना है। उसको वैसे ही आप उस पर्सन को वैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। पेशेंट के कंफर्ट के लिए और इमोबिलाइजेशन के लिए आप एरिया कम करने के लिए पैड्स यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो स्प्लिंट है उसमें भी आप पैडिंग कर सकते हैं, ड्रेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने वुड ली है, वुड का स्प्लिंट लिया है, तो उसको लगाने से पहले उसमें पहले प्रॉपर आपको बैंडेज अप्लाई करनी है, ताकि पेशेंट ज्यादा कंफर्टेबल हो और वो वुड उसको इरिटेट ना करे, उसकी स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम ना करे। अगर कोई ज्वाइंट इंजर्ड है, उसे इमोबिलाइज करना है। उस ज्वाइंट के ऊपर वाली हड्डी और उस जॉइंट की नीचे वाली हड्डी, आगे वाली हड्डी को, दोनों को आपने इमोबिलाइज करने के लिए स्प्लिंट लगाने हैं। अगर किसी की नी में इंजरी है, घुटने में इंजरी है, तो आप उसकी अपर लेग को भी इमोबिलाइज करेंगे और लोअर लेग को भी इमोबिलाइज करेंगे। ओवर स्प्लिंटिंग अवॉइड कीजिए। हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में अगर पर्सन में कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ब्लीडिंग है, पर्सन शॉक में जा सकता है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखिए, उसके बाद उसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय ड्रामेटिक लुकिंग इंजरीज, यानी जो इंजरी बाहर से बहुत ज्यादा लग रही है, जैसे कि ओपन वुंड है लेकिन अंदर से उतनी खतरनाक नहीं है, तो उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोशिश कीजिए कि जो ज्यादा सीवियर इंजरीज हैं आप उनकी तरफ ध्यान ज्यादा दें। इसके अलावा अगर किसी में भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, हेड इंजरी है, नेक इंजरी है, तो उनमें सर्वाइकल कॉलर जरूर अप्लाई करें, ताकि स्पाइन या ब्रेन को और ज्यादा डैमेज ना हो। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन पेशेंट को जरूरत है तो आप दे सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक डॉट्स और एक पीएमएस। डॉट्स में सबसे पहले डिफॉर्मिटी देखनी है, डिफॉर्मिटी हुई है, हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, ओपन इंजरी है या नहीं है, टेंडरनेस, उसको वहां पे पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्वेलिंग है या नहीं है। इसके अलावा डिस्कलरेशन, वहां पे उस एरिया का कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। डिस्टल पल्स, उस एक्सट्रीमिटी में जैसे आर्म में इंजरी है तो वहां की आप पल्स को चेक कीजिए, मोटर फंक्शन को, मूवमेंट को चेक कीजिए, और साथ में सेंसेशन उस पर्सन को वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। पल्स चेक करने के लिए अपर एक्सट्रीमिटी में आप रेडियल पल्स यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी अपर आर्म में रहती है। अगर लेग में इंजरी है, लेग के लिए आप पोस्टीरियर टिबियल पल्स, टिबिया के पीछे वाली पल्स जो है पोस्टीरियर टिबियल पल्स
यूज कर सकते हैं। मोटर फंक्शन असेस करने के लिए उसको आप बोल सकते हैं कि अपने हाथ की उंगलियां हिलाइए या पैर की उंगलियां हिलाइए। सेंसेशन चेक करने के लिए उस एरिया में आप जेंटली स्क्वीज कर सकते हैं, पिंच कर सकते हैं। अगर उसको पेन फील हो रहा है, टच फील हो रहा है, उससे आपको पता चलेगा सेंसेशन है या नहीं है, ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई इंटैक्ट है या नहीं। इंजरी फाइंड आउट करने के बाद उसे स्टेबलाइज कीजिए, एरिया को एक्सपोज करना है, जो ओपन वुंड है उसे ट्रीट करना है, ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। उसके बाद स्प्लिंट लगाना है। स्प्लिंट लगाने के लिए जैसे आपको एक्सट्रीमिटी मिली हुई है वैसे ही आपको, अगर फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, तो उसमें आप उसी पोजीशन में स्प्लिंट लगा देंगे। यानी अगर आप घुटना मुड़ा हुआ है उसको सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है, हड्डी अपनी जगह से हिली हुई है उसको वापस अपनी जगह पे रखने की कोशिश नहीं करनी है। स्प्लिंट को जैसा पॉसिबल है मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से आप उसे अप्लाई कर दी। उसके बाद आपको केयरफुली चेक करना है कि जो भी सर्कुलेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हुई, यानी आपने स्प्लिंट पेशेंट को लगा दिया, स्प्लिंट लगाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्प्लिंट ज्यादा टाइट लग गया है, उस वजह से इसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो सर्कुलेशन के लिए भी आपने असेस करना है। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें कलर के लिए देखना है ब्लड सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है। इसके लिए आप पल्स, मोटर फंक्शन और सेंसेशन चेक कर सकते हैं। फिर से स्प्लिंट अप्लाई करने के बाद आपको ये चेक करना है। इसके अलावा उसकी पेन कम करने के लिए आप कोल्ड पैक यूज कर सकते हैं। राइस प्रिंसिपल जो है, सबसे पहले उस एरिया को हमने इमोबिलाइज करना होता है, रेस्ट देनी होती है, फिर आइस, फिर कंप्रेशन, देन एलिवेट कर सकते हैं पेन रिड्यूस करने के लिए, एडिमा रिड्यूस करने के। और अगर लग रहा है आपको कि पेशेंट ब्लीडिंग की वजह से शॉक में जा रहा है तो उसे ट्रीट भी करना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि स्प्लिंट लगाने से पहले भी आपको उसका सेंसेशन चेक करनी है, मोटर फंक्शन चेक करना है, पल्स चेक करनी है, और स्प्लिंट अप्लाई करने के बाद भी। अगर शोल्डर और क्लेविकल में इंजरी है तो उसमें आपको साइन क्या देखने को मिलेगा, ड्रॉप्ड डिफॉर्मिटी। ड्रॉप्ड डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है कि जो शोल्डर है हो सकता है आपको एक लेवल पे ना दिखे, जो अफेक्टेड शोल्डर है वो थोड़ा ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है नॉन अफेक्टेड शोल्डर से। इसके अलावा पेन होगा तो ट्रीटमेंट के लिए आप स्लिंग या स्वैथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और बॉडी और आर्म के बीच गैप को रिड्यूस करने के लिए पैडिंग जरूर। ह्यूमरस में अगर इंजरी है, ह्यूमरस यानी जो हमारी अपर आर्म है उसमें जो बोन है, अगर उसमें इंजरी हो रही है, शोल्डर में इंजरी हो रही है, इस केस में आपको साइन एंड सिम्टम्स पेन देखने को मिलेगा। पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी होगी, यानी वो उस एक्सट्रीमिटी को मूव नहीं कर पाएगा। ट्रीटमेंट के लिए आपने रिजिड स्प्लिंट लगाना है, यानी जो मूव नहीं करेगा, हार्ड स्प्लिंट लगाने की जरूरत है। स्प्लिंट लगाने के बाद आप स्लिंग या स्वैथ जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एल्बो में इंजरी है, एल्बो में अगर इंजरी है और अगर वो मुड़ा हुआ है तो उसको सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है। साइन एंड सिम्टम्स में आपको पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के लिए अगर आर्म उसके एल्बो से बेंड है, मुड़ी हुई है, तो इस केस में आप स्लिंग लगा सकते हैं, स्वैथ लगा सकते हैं, या फिर पिलो और ब्लैंकेट के साथ उसको पेशेंट को कंफर्टेबल कर सकते हैं। अगर एल्बो स्ट्रेट है तो स्प्लिंट लगा सकते हैं, एंटायर आर्म है, पूरी आर्म में, आर्मपिट से लेके फिंगर तक दोनों साइड। अगर फोर आर्म और रिस्ट में इंजरी है तो इसमें साइन एंड सिम्टम सेम रहेंगे। पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी होगी। ट्रीटमेंट के लिए हमने फिर से स्प्लिंट लगाना है, जिसके लिए आप आर्म बोर्ड यूज कर सकते हैं। आर्म बोर्ड लगाने के बाद स्लिंग या स्वैथ, जैसा कि हमने पहले देखा, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम रहेगा। साइन एंड सिम्टम सभी में ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। अगर हैंड और फिंगर की डिफॉर्मिटी है, इस केस में भी साइन एंड सिम्टम सेम रहेंगे। ट्रीटमेंट के लिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एडजेसेंट फिंगर है, यानी जो साथ वाली फिंगर है, उसको भी आपने साथ में अटैच करना है, टेप करना है। अगर एक से ज्यादा फिंगर में डिफॉर्मिटी हुई है, इंजरी हुई है, तो आपको एंटायर हैंड को, पूरे के पूरे हाथ को इमोबिलाइज करना है ताकि फर्दर और ज्यादा इंजरी ना हो। हैंड और रिस्ट को इमोबिलाइज करने के लिए आप आर्म बोर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेल्विस इंजरी। अगर पेल्विस में इंजरी हुई है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और हो सकता है पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाए। और जिस केस में फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसने पेल्विस को इंजर कर दिया, पेल्विस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है उस केस में स्पाइन भी इंजर्ड हो, क्योंकि इसमें सैक्रम और कॉक्सिक्स जो आते हैं वो हमारे वर्टिब्रास की कंटिन्यूटी। साइन एंड सिम्टम्स में आपको पेन देखने को मिलेगा। अगर आप इलियक क्रस्ट के ऊपर जो आपको ये हड्डी दिख रही है, अगर आप पैल्पेट करेंगे तो आपको ये फील हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने के बाद पेन हो सकता है। इसके अलावा वो अपनी लेग को मूव नहीं कर पाएगा जब वो लेटा हुआ है पेशेंट सुपाइन पोजीशन। हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले पेशेंट में वो एरिया की मूवमेंट कम करनी है। पेशेंट को रोल नहीं करना है, ना तो लिफ्ट करना है। अगर पेल्विस अनसपोर्टेड है, इसका मतलब है अब स्पाइनल इंजरी जैसे कि सस्पेक्टेड है, तो पेशेंट में आप उसको कभी भी मोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि स्पाइनल इंजरी और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो इस केस में
आप एक ब्लैंकेट जो है उसके दोनों लेग्स के बीच में ग्रोइन से लेके फीट तक अप्लाई कर सकते हैं, रख सकते हैं और बाद में उसको आपस में टाई कर सकते हैं। पेशेंट को इमोबिलाइज करने के लिए, उसकी बैक को इमोबिलाइज करने के लिए एक लॉन्ग बोर्ड का यूज कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है और पेशेंट शॉक में जा रहा है तो उसे ट्रीट भी कीजिए। हिप इंजरीज में साइन एंड सिम्टम कुछ तो सेम रहेंगे, जैसे पेन, स्वेलिंग, डिस्कलरेशन। इसके अलावा जो पर्सन है वो अपनी लेग्स को मूव नहीं कर पाएगा और रोटेशन, एंगुलेशन जो हमने बोला था, रोटेशन आपको देखने को मिल सकती है, यानी उसकी एक लेग जो है, इस केस में आप देख सकते हैं एक लेग बिल्कुल सही है और दूसरी जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, यानी रोटेशन आपको देखने को मिल सकती है। अब इस केस में जैसा है आपने उसको बिल्कुल सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है। ब्लैंकेट लीजिए और उसके दोनों लेग्स को आपस में बांध दीजिए हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। हिप के नीचे आप पिलोज रख सकते हैं सपोर्ट के लिए और एक लॉन्ग बैक बोर्ड जो कि हमने पहले देखा वो आप यूज कर सकते हैं, बाद में उसको टाई कर दीजिए। नेक्स्ट, फिमोरल इंजरी। अगर फिमोरल एरिया में इंजरी हो रही है उस केस में पेशेंट को पेन होगा, डिफॉर्मिटी हो सकती है, लेग को मूव नहीं कर पाएगा, रिजिडिटी हो सकती है, हार्ड हो सकता है वो एरिया। इसके अलावा जो अफेक्टेड लिम्ब है, जो अफेक्टेड लेग है, वो आपको दूसरी नॉर्मल लेग से शॉर्ट देखने को मिल सकती है, लेंथ। हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले अगर जो पर्सन है उसकी लेग्स स्ट्रेट पोजीशन में है तो इस केस में आपको दो बोर्ड का यूज करके उसको आपस में टाई कर देना है, बांध देना। एक बोर्ड आपको अंदर की तरफ से अप्लाई करना है, इनर थाई पे, फ्रॉम ग्रोइन टू फुट। दूसरा आपको बाहर की तरफ से अप्लाई करना है, वो बॉडी के अपर पार्ट से जाएगा, आर्मपिट से फुट तक, और बाद में दोनों को आपस में टाई कर दीजिए उसके लेग को इमोबिलाइज करने के लिए। अगर नी इंजरी है, घुटनों में इंजरी हुई है, साइन एंड सिम्टम सेम रहेंगे। इसके अलावा बेंट पोजीशन यानी घुटना मुड़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है और जो पर्सन है वो अपनी लेग को मूव नहीं कर पाएगा, तो इस केस में आपको जो बोन्स है, घुटने के ऊपर की हड्डी भी और घुटने के नीचे की हड्डी भी, वो दोनों ही आपको बोर्ड की हेल्प से स्प्लिंट करनी है, इमोबिलाइज करनी है। अगर स्ट्रेट पोजीशन में है तो उसमें आप 2 पैडेड लॉन्ग बोर्ड्स ले सकते हैं। तो इस केस में आप 2 पैडेड लॉन्ग बोर्ड्स ले सकते हैं। फर्स्ट आप इनर साइड अप्लाई करेंगे, दूसरा बाहर की साइड अप्लाई करेंगे और दोनों को आपस में टाई करके पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर टीबी और फिबुला, जो टीबिया है वो हमारी लोअर लेग में अंदर वाली हड्डी है, जो फिबुला है वो बाहर वाली हड्डी है, अगर इनमें डिफॉर्मिटी है उस केस में भी सिम्टम सेम रहेंगे, पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी। इस केस में आप न्यूमेटिक स्प्लिंट लगा सकते हैं, यानी आपने 2 लॉन्ग पैडेड बोर्ड्स लेने हैं जो कि आपने ग्रोइन टू फुट अप्लाई करने हैं और उन बोर्ड्स को आपस में बांध दीजिए, टाई कर दीजिए। और अगर क्लोज्ड इंजरी है यानी कि आपको बाहर से कोई भी वुंड नहीं दिख रही है तो इसमें आप सर्कमफ्लेंशियल स्प्लिंट यानी चारों तरफ से जो राउंड रैप करके स्प्लिंट है वो आप यूज कर सकते हैं, चारों तरफ से बंद करके, रोल करके। एंकल और फुट में इंजरी है उसमें भी साइन एंड सिम्टम सेम रहेंगे। इस केस में आपको पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, उसके शूज रिमूव करने हैं, सॉक्स अगर पॉसिबल है तो रिमूव कीजिए, इंजरी को एक्सपोज कीजिए, ब्लीडिंग स्टॉप कीजिए और बाद में सर्कमफ्रेंशियल स्प्लिंट यानी चारों तरफ से आप स्प्लिंट लगा के उस एरिया को बंद कर दीजिए। और अल्टरनेटिव मेथड ये है कि अगर ओपन इंजरी है तो आप पैडेड बोर्ड्स लगा सकते हैं मिड थाई से लेके फुट। थैंक यू सो मच, आई होप द वीडियो वाज यूजफुल टू यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।